नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर क्रॉनिकल करंट अफेयर जो कि जनवरी 2026 का है, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इस क्रॉनिकल करंट अफेयर में हम लोग सबसे पहले आज राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। आपको बता दें कि यह जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है, इसको हम लोग शार्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, कंपेयर करते हुए। ठीक है, यानी कि जो शार्ट नोट्स हमने बनाया है उसका क्रॉनिकल करंट अफेयर में जो फैक्ट मैटर दिए गए हैं उससे कंपेयर करते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नमस्कार, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉनिकल करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और यह जो करंट अफेयर है ये आगामी एक दिवसीय परीक्षाएं तथा अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि रक्षा एवं विमानन यानी डिफेंस से है राष्ट्रीय करंट अफेयर में। इसमें लिखा है सेफ्रॉन MRO हब हैदराबाद। ये हमारा शार्ट नोट्स है क्रॉनिकल राष्ट्रीय करंट अफेयर का। सेफ्रॉन क्या है यहाँ पर हमको समझना होगा। ये एक फ्रांस की कंपनी है और इसने MRO मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल का जो है हब बना रहा है। कहाँ पर? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना, भारत में। ठीक है, और यह किसके साथ बना रहा है? तो यह जो है भारत के HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ मिलकर बना रहा है। यह हब किसका है? तो ये मेंटेनेंस का हब है, रिपेयरिंग का हब है, ओवरहॉल का हब है। ठीक है, किसका मेंटेनेंस किया जाएगा, किसका रिपेयरिंग ओवरहॉल किया जाएगा? तो जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन का जो इंजन होता है उसका मेंटेनेंस किया जाएगा, उसका रिपेयरिंग किया जाएगा, उसका ओवरहॉल किया जाएगा। जैसे जो एयरबस का इंजन होता है, एयरबस, ठीक है, एरोप्लेन होता है, ये हवाई जहाज बनाता है, उसका इंजन A320 नियो होता है। उसी तरीके से बोइंग का, ठीक है, बोइंग में जो है 737 टाइप की जो है इंजन लगती है। इनका अब रिपेयरिंग मेंटेनेंस भारत में हो सकेगा। इससे सबसे ज़्यादा भारत की सेना को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तो भारत में जो राफेल है, राफेल में M88 प्रकार का इंजन लगाया जाता है और उसका भी अब मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल भारत में हो सकेगा। इससे क्या फ़ायदा है? इससे 1000 रोजगार का सृजन होगा। और यह जो यूनिट है 2035 तक भारत में संपूर्ण रूप से बन के तैयार होगा और इसमें 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है तथा इससे मेक इन इंडिया को फायदा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा शार्ट नोट्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, और इसमें मेंटेनेंस, रिपेयरिंग ओवरहॉल हब बनाने का योगदान दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है जो लीप इंजन है जैसे एयरबस A320 और 737 मैक्स को जो है यहाँ पर इसका रिपेयरिंग किया जाएगा। इससे 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ठीक है, और 2035 तक ये जब बन जाएगा तो इससे 1000 से अधिक लोगों को, जो इंजीनियर है उनको यहाँ पर नौकरी रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर सैन्य क्षमता में जो है M88 जो सैन्य इंजन होता है जैसे राफेल और अन्य इंजनों में प्रयोग किया जाता है उसका भी यहाँ पर मेंटेनेंस हो पाएगा। तो इस तरीके से चाहे आप इसको पढ़ें और इससे बेटर आप शार्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। ये परीक्षा में जो है आपको कम समय में अधिक, ये दरअसल स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर आपको कहेंगे आप शार्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, तो 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है अभी प्रदान किया गया है। कब प्रदान किया गया है? तो 25 नवंबर को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत थी वह 2015 में किया गया था। सॉरी, 2015 में नहीं, 2019 में शुरू किया गया था। तो 2019 से 2025 तक, ठीक है, तो ये 6वां, अब की 2025 वाला 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार हो गया। ठीक है, और इसको प्रदान कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि जल संरक्षण कैसे किया जाए, जल संरक्षण में आम भागीदारी कैसे सुनिश्चित किया जाए और इसी को देखते हुए कौन सा राज्य सबसे अच्छा कर रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे अच्छा कर रहा है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर हरियाणा है। जिले में राजनांदगांव जो कि छत्तीसगढ़ का है ये सबसे अच्छा कर रहा है, खरगोन गांव जो है सबसे अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में विजेता या शीर्ष राज्य कौन सा है या सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर जो क्रॉनिकल में दिया गया है, तो क्रॉनिकल में है कि 25 नवंबर 2025 को द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में, ठीक है, ये सारा फैक्ट है। और यहाँ पर सिर्फ आपको विजेता राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा देखना है और सर्वश्रेष्ठ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ और खरगोन मध्य प्रदेश देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विवाद, ये प्रोजेक्ट विवाद क्या है? दरअसल जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में रहने वाले जो आदिवासी हैं, ध्यान से सुनिएगा, आदिवासियों की जो भूमि है, ठीक है, उसका क्या किया गया है, मैपिंग किया गया है, ठीक है। मैपिंग किस लिए किया गया है? तो प्रोजेक्ट लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट किस चीज़ का प्रोजेक्ट है? तो यहाँ पर जैसे ग्रेट निकोबार में इस प्रोजेक्ट के तहत जो है टाउनशिप वहाँ पे बसाया जाए, टाउनशिप बनाया जाएगा, बंदरगाह बनाया जाएगा, ठीक है, विमान मतलब एयरपोर्ट बनाया जाएगा, पर्यटकों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, और जिसके लिए 92,000 करोड़ का वहाँ पर निवेश किया गया है। लेकिन जो आदिवासियों की भूमि है, आदिवासी कौन से आदिवासी हैं? सापेन जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, इनकी जो भूमि है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सापेन जनजाति इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो है, जो विरोध था, विरोध प्रदर्शन अब समाप्त हो गया है, तो ठीक है। तो यही जो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विवाद कहलाता है, और जिसमें आदिवासी भूमि का क्या किया गया है, डीनोटिफिकेशन। डीनोटिफिकेशन सापेन जो जनजाति की समिति बनाई गई है उसके आधार पर डीनोटिफिकेशन किया गया है। तो सिर्फ हमको क्या याद करना है, मैपिंग किया गया है, ठीक है। किसके भूमि का मैपिंग किया है? डिजिटल मैपिंग किया गया है, किस लिए? तो टाउनशिप बनाने के लिए। अब हम लोग जो है उस पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 नवंबर 2025 को अंडमान निकोबार प्रशासन ने ग्रेट निकोबार द्वीप पे 92,000 करोड़ रुपए के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आदिवासी आरक्षित भूमि के डिनोटिफिकेशन एंड रिनोटिफिकेशन हेतु जियोग्राफिकल सूचना प्रणाली पर आधारित नक्शा तैयार किया है। ये नक्शा ही सिर्फ आपको पढ़ना है। 92,000 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत टाउनशिपमेंट, बंदरगाह, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, ये सब लगाए जा रहे हैं। और ये याद करना है, सापेन जनजाति, ठीक है, और निकोबारसे आदिवासी, ठीक है, ये दोनों आदिवासी इस जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग लक्ष्य, तो आपको पता होना चाहिए कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य हर साल निर्धारित किया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, ठीक है, 2025-26 के लिए 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का निर्धारण किया गया है। वहीं 2025 में 24-25 में ये 6,000 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का निर्धारण किया गया था, ठीक है। और इसमें विशेष क्या है? इसमें लैंड एक्विजिशन और वन विभाग की मंजूरी लेना, ठीक है, यहाँ पर फोकस बिंदु यहाँ पर रखा गया है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग का जो लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो आप जो है 10,000 किलोमीटर बता देंगे। वहीं पर करंट अफेयर में देखेंगे तो 15 नवंबर 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को अवार्ड करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। वहीं 2023 में 12,000 किलोमीटर, 2024 में 7,500 किलोमीटर, 2025 में 6,000 किलोमीटर का जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस तरीके से सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। CPSES का पुनर्वर्गीकरण, ठीक है। तो CPSE का पुनर्वर्गीकरण का क्या मतलब है? CPSES का क्या मतलब होता है? तो ऐसी कंपनियां, ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है, ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% होती है उसे सरकारी उपक्रम की कंपनी या शार्ट फॉर्म में कहें CPSES कंपनी कहते हैं। और इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके अभी तक महारत्न प्रकार की कंपनी होती है, एक नवरत्न टाइप की कंपनी होती है और एक मिनी रत्न टाइप की कंपनी होती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी
के आधार पर 2 नए रत्न प्रकार के कंपनी बनाए जाएंगे। 2 नए जो है वर्गीकरण, इसका 2 टाइप नया वर्गीकरण किया जाएगा। और इसके लिए जो है 10 सदस्यों वाली एक कमेटी बना दिया गया है, जिसके अध्यक्ष सचिव टीवी सोमनाथन, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखिएगा 2 नए रत्न। और ये कब तक बना लिए जाएंगे? तो 2026-27 के बजट तक जो है इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं कि 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, केरल है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। स्थापना दिवस कब है? तो 1 नवंबर को है। आपको पता होगा कर्नाटक का जो है टीपू सुल्तान के समय में नाम क्या था? मैसूर था। इसका नाम 1973 में कर्नाटक पड़ गया। केरल मालाबार तट को मिलाकर बना है, त्रावणकोर को मिलाकर, इन सबको मिलाकर केरल का निर्माण किया गया और 1 नवंबर को पिरवी दिनम मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 2002 में बना है, 2000 में सॉरी। हरियाणा पंजाब से 1966 में अलग होकर बना है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय 1956 में ही अलग होकर बना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इन 5 राज्यों का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रम सुधार लेबर कोड, जो 29 प्रकार के, अभी तक 29 प्रकार के लेबर जो पुराने कानून थे उनको समाप्त कर दिया गया और सिर्फ 4 लेबर कोड, ठीक है, संहिता बनाया गया। कौन कौन सा है? पहला जो संहिता है वह वेतन संबंधित है कि समान रूप से वेतन दिया जाए भारत में। दूसरा है तो औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक संहिता। तीसरा है सामाजिक संहिता, सामाजिक सुरक्षा ध्यान दिया जाए। और चौथा है स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के संहिता, 4 प्रकार के लेबर कोड बनाए गए हैं। और इसमें जो सामाजिक सुरक्षा है, इस सामाजिक सुरक्षा के तहत जो जिग वर्कर हैं, जैसे जोमेटो उबर में काम करने वाले लोगों को भी रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग करंट अफेयर में देखते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 श्रम समाहित में किया गया है, जिसका उद्देश्य कागजी कार्यवाही कम करना और अनुमोदन आवश्यकताओं को घटाना है, ठीक है। पहला है न्यूनतम वेतन सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। साथ ही साथ औद्योगिक संबंध संहिता और स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता ये बनाया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल और बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्यों कह रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा पहले आपको समझना पड़ेगा। समझने का मतलब ये है कि थोड़ा समय में आगे चलना पड़ेगा। आगे चलने का मतलब ये है अप्रैल 2025 में हमको चलना पड़ेगा। अप्रैल 2025 में तेलंगाना की सरकार ने जो है तेलंगाना के विधानसभा से, ठीक है, विधानसभा से एक विधेयक पारित करवाया। विधानसभा से करवा के कहाँ पे भेजा? तो इसको जो है राज्यपाल के पास भेजा। अब राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि उस विधेयक को या तो हस्ताक्षर कर दें, हस्ताक्षर कर देंगे कानून बन जाएगा, या उसे पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा के पास भेज सकते हैं, या उसको जो है राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं विचार करने के लिए। लेकिन राज्यपाल ने यह क्या किया कि राज्यपाल के द्वारा उन विधेयकों पर अनुमति ही नहीं दिया गया, ठीक है। अनुमति ना देने का मतलब यह है ना तो उसे विधानसभा पे वापस पुनर्विचार के लिए भेजा गया, ना राष्ट्रपति के पास, उसको अपने पास रखा गया, ठीक है। और लगभग ऐसे 11 विधेयक प्रस्ताव थे। अब तेलंगाना की सरकार ने क्या किया कि ये सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में एक ऑर्डर दिया कि अगर एक निश्चित समय के बाद कोई भी विधेयक राज्यपाल के द्वारा उस पर अनुमति नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसको राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है, यानी कि उस पर राज्यपाल ने अनुमति दे दिया है, यानी कि उस पर मान्यता स्वीकृति प्रदान कर दिया है, यह समय निर्धारित कर दिया। लेकिन फिर अभी नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नामित स्वीकृति जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो विधायी शक्ति है, ठीक है, विधायी शक्ति में आर्टिकल 200 और 201 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, लेकिन उसमें यह नहीं निर्धारित किया है कि कोई समय नहीं निर्धारित किया गया है। और इस तरीके से जो हाई कोर्ट है किसी भी तरीके से समय निर्धारित नहीं कर सकता है। अगर समय निर्धारित करेगा तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों का जो है उल्लंघन करेगा। ठीक है, ये ऑर्डर कहाँ पर किया गया है? नवंबर 2025 में किया गया है। बशर्ते उसने कहा कि जो बिल होगा उसे वापस भेज सकता है, जल्दी भेज सकता है, अपने जेब में ना रखे। ये सलाह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को। ठीक है, तो अब जो है हम इसको जो है क्रॉनिकल में देखते हैं क्या है। तो क्रॉनिकल में जो मानस स्वीकृति है असंवैधानिक घोषित कर दिया है। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को संवैधानिक शक्तियों का विस्तृत राय दी। संवैधानिक शक्ति में जो है विधि की एक शक्ति भी होती है। विधि मतलब कानून बनाने की शक्ति, जिसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय न तो समय सीमा तय कर सकता है। समय सीमा का क्या मतलब है? समय सीमा का मतलब है कि किसी भी विधेयक, किसी भी प्रस्ताव पर कितने समय में राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेगा, और ना ही मानित स्वीकृति। मानित मतलब अगर राज्यपाल उस विधेयक को, उस प्रस्ताव को अपने पास रखा है कुछ समय के बाद, उसको ये नहीं मान लिया जाएगा कि हाँ ये पास हो गया है राज्यपाल के यहाँ से, तो मानित स्वीकृति घोषित कर सकता है। यह राय अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के संदर्भ पर दी गई है। मुख्य तथ्य क्या यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 200 और 201 में कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। ठीक है, इसलिए न्यायालय द्वारा समय तय करना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। वही हमने आपको जो बताया है। केवल अत्यधिक अस्पष्ट और अनिश्चित निष्क्रियता की स्थिति में हस्तक्षेप संभव है, अन्यथा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है और टिप्पणियों सहित वापस भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग एनटीसी गठन करने का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को 4 महीने के अंतर्गत। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि सरकार के द्वारा जो है जो जजों की नियुक्ति होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे कोर्ट की स्वतंत्रता जो है बाधित होता है। तो इसलिए कोर्ट की स्वतंत्रता बनी रहे, इसलिए सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर जो है फिर से एनटीसी का गठन किया जाए। अब हम लोग यही जो है इसमें देख लेते हैं। तो इसमें है 19 नवंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के मुख्य प्रावधानों को निरस्त करते हुए केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग गठित करने का, स्थापित करने का आदेश दिया है। क्यों दिया है? कोर्ट ने कहा कि अधिनियम ने ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका को अत्यधिक नियंत्रण दिया है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी ये कब अधिसूचित किया गया? तो नवंबर में। ठीक है, नवंबर 2025 में अधिसूचित किया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ठीक है, इसके तहत डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या करेगा? तो ये जो शिकायत करता होगा, जैसे हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं, एफबी, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। इसमें जो डाटा होता है, बार बार खबर आता है कि डाटा लीक हो गया या डाटा बेच दिया गया। तो इससे संबंधित, अगर डाटा से संबंधित या आपकी गोपनीयता से संबंधित कोई मामला होगा, उसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में करेंगे। और इसीलिए जो है इन कंपनियों को डाटा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम के लिए एक डेडलाइन दे दिया गया है कि 2027 तक, लास्ट तक सभी बड़ी कंपनियां, छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां जो है डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय नागरिक के डाटा को सुरक्षित करने के लिए इंतजाम करें।
ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 13 नवंबर को 2025 को भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के महत्वपूर्ण हिस्सों को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों की डेटा गोपनीयता को मजबूत करना है, इसे याद रखिएगा। अगस्त 2025 में इसे संसद द्वारा पारित किया गया। जनवरी 2025 में ड्राफ्ट बना और नवंबर 2025 में अधिसूचित कर दिया गया। ठीक है, इसके तहत जो पारदर्शिता है उसको बनाए रखना है, न्यूनतम डेटा संग्रह, सटीकता, समयबद्ध भंडारण और मजबूत सुरक्षा उपाय बनाना है। इसके तहत डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें 4 सदस्य होंगे जो डेटा उल्लंघन मामलों की जांच और जुर्माना लगा सकेंगे। अनुपालन समय सीमा क्या बताया गया है? 2026-2027 तक। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है कि पुलिस जो है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको लिखित कारण देना पड़ेगा, तत्काल तुरंत लिखित कारण देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्टिकल 22 क्लाज 1 का यह जो है उल्लंघन होता है, क्योंकि ये जो है मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, मतलब पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो आम नागरिक का यह मौलिक अधिकार होता है कि उसे यह बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे लिखित आर्डर के तहत बताया जाए। आर्टिकल 22 क्लाज 1 के तहत यह भी है कि उस व्यक्ति को अपना विधिक सलाहकार रखने का भी अधिकार है। ठीक है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया है। अब देखते हैं कि करंट अफेयर उसमें क्या दिया गया है। तो 5 नवंबर को यह फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पुलिस और जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी तुरंत बाद आरोपी को लिखित में गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, चाहे गिरफ्तारी किसी भी अपराध या कानून के तहत हो। ठीक है, संवैधानिक अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार में जो है अनुच्छेद 22(1) के तहत आरोपी का मौलिक अधिकार और सुरक्षा उपाय है कि गिरफ्तारी के कारणों को उसकी जानकारी दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लिखित कारण देना होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देखते हैं संपत्ति कानून। संपत्ति कानून का मतलब जो हमारे पुराने प्रॉपर्टी है, पुराना उपनिवेशिक काल से जो प्रॉपर्टी है उसके प्रॉपर्टी का जो प्रावधान है, स्वामित्व का प्रावधान है कि इस प्रॉपर्टी पर किसका हक होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है कि अभी तक भारत में अनुमानित स्वामित्व चल रहा है, इस अनुमानित स्वामित्व को हटाकर निश्चित स्वामित्व लाया जाए और ब्लॉक चेन का उपयोग किया जाए। अनुमानित स्वामित्व क्या है? ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। अनुमानित स्वामित्व की अगर हम लोग यहां पर बात करें अनुमानित स्वामित्व का यहां पर मतलब यह है कि वर्तमान में यह नियम लागू है। ठीक है, वर्तमान में यह भारत में नियम है कि इसमें पंजीकरण केवल दस्तावेजी प्रमाण देता है। ठीक है, क्या देता है? सिर्फ प्रमाण देता है। इसमें स्वामित्व का जो है गारंटी नहीं दिया गया है। लेकिन निश्चित स्वामित्व का मतलब यह है कि वर्तमान में जो इसमें राज्य स्वामित्व की गारंटी देता है और पंजीकरण ही अंतिम प्रमाण होता है। ठीक है, अंतिम प्रमाण के रूप में देखता है। इसमें विवादों में कमी आती है और भूमि स्वामित्व स्पष्ट होता है। और वहीं जो ब्लॉक चेन की बात किया जा रहा है, ब्लॉक चेन आधारित प्रणाली से संपत्ति अधिकार हस्तांतरण, स्वामित्व और रिकॉर्ड सुरक्षित व पारदर्शी होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि लक्ष्मी जो मित्तल हैं, ये कौन है? ये भारतीय मूल के इस्पात टाइकून है। इन्होंने यूके यूनाइटेड किंगडम छोड़ने का यहाँ पर इनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर के जो अमीर हैं, ठीक है, उन अमीरों पर टैक्स अधिक लगा दिया गया है तथा उनकी जो विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स को भी 40% तक बढ़ा दिया गया है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत भूटान संबंध। अभी भूटान में जो है काला चक्र समारोह मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? तो बौद्ध शांति अनुष्ठान में। इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया है तथा भूटान के नरेश जो जिग्मी खेसर है, इन्होंने इसका जो उद्घाटन किया है। हालांकि वहाँ पर जब भारत के प्रधानमंत्री गए थे तो हाइड्रो प्रोजेक्ट 1020 मेगावाट का यहाँ पर शुरुआत किया था और ऊर्जा और डिजिटल सहयोग पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 12 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भूटान के राजा जिग्मी खेसर नागिएल वांगचुक और चौथे डुक जाल्पो के साथ मिलकर विश्व शांति के लिए आयोजित काला चक्र
या व्हील ऑफ टाइम उपाधि समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि 1020 ठीक है मेगावाट के पुनसांगू सिकंद जल विद्युत परियोजना का जो उद्घाटन किया है, इसे आप लोग याद रखिएगा।